यूट्यूब पर जो सवालात आपने पूछे हैं हमारे तजियाकारों से उनके सामने रखेंगे। सोहेल वराई साहब, हुकूमत ने हाई ऑक्टेन की कीमत में 200 रुपये इजाफा करके कहा है कि इससे अमीर तबके पर बोझ डाला गया है। आपके नज़दीक ये फैसला कितना मौसर है? ये दुरुस्त है कि हाई ऑक्टेन ज़ाहिर है ऐसी गाड़ियों में पड़ता है जो लग्जरी गाड़ियां हैं और इसका असर जो है उन्हीं पर पड़ेगा। लेकिन ये ना हो कि क्योंकि हाई ऑक्टेन ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल यूज़ करते हैं या एलीट यूज़ करती है, तो वो इनडायरेक्टली हुकूमत पे ही ना सारा खर्चा पड़ रहा हो, ये देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक तखसीस की बात है, इस हवाले से ये अच्छा इकदाम है कि बाकी पेट्रोल को उतना नहीं बढ़ाया गया जितना हाई ऑक्टेन को बढ़ाया गया है और एक ख़ास तबके पे उसका बोझ डाला गया है ताकि जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि ये मुनासिब है, लेकिन इसका मिस यूज ना हो, ये खुसूसी तौर पर इसमें ख्याल रखने की जरूरत है। सलीम साफी साहब, आपके सामने अगला सवाल रखते हैं और यह है कि क्या जदीद जंगों में फाइटर जेट्स के मुकाबले में मिसाइल और ड्रोन ज्यादा मौसर होते जा रहे हैं, ये सवाल। और क्या इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में बड़ी रिवायती फौज के बजाय जदीद टेक्नोलॉजी ज्यादा अहम हो जाएगी? जो दूसरी बात है उसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि ये हकीकत है कि मुस्तक़बिल में टेक्नोलॉजी की अहमियत वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और उसमें इजाफ़ा होगा और सिर्फ रिवायती फ़ौजों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिस मुल्क के पास जितनी ज़्यादा आला किस्म की टेक्नोलॉजी होगी तो उतनी ही उसको सबकत हासिल होगी। लेकिन ये भी हकीकत है फिर साथ साथ कि मिसाइल्स की और ड्रोन्स की अहमियत और इस्तेमाल दोनों वो बढ़ गए हैं जंगों में। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो एयरफोर्स है उसकी अहमियत ख़त्म हो गई है। इसके बाद भी जहाज़ों की ज़रूरत रहेगी और उस फरीक का पलड़ा भारी होगा कि जिसके पास जहाज़ होंगे। अभी आप देख लें कि ईरान के साथ वो आला किस्म के मिसाइल भी हैं और ड्रोन्स भी हैं और उसका वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन जो सबकत हासिल है अमेरिका और इज़राइल को, वो एयरफोर्स का है। तो एयरफोर्स के बग़ैर भी काम नहीं चलेगा। एयरफोर्स की अहमियत अपनी जगह पे रहेगी, अलबत्ता ड्रोन्स की और मिसाइल्स की अहमियत वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी। सही, आगे बढ़ते हैं। रीमा, आपके साथ हैं। सवाल यह है कि बहरीन की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में गुज़रगाह के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक नई करारदाद की खबरें सामने आ रही हैं। इस करारदाद का मौक़िफ़ और निकात क्या बताए गए हैं? जी, आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास की थी, वो बहरीन ने ही टेबल की थी, जिसमें सिर्फ ईरान को कंडेम किया गया था कि वो गल्फ स्टेट्स और जॉर्डन में अपने हमले बंद करे और ये बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अब बहरीन ने ही ये जो नई रेजोल्यूशन है इसको इनिशिएट किया है और रिपोर्ट्स ये हैं कि कोई 20 के करीब ममालिक हैं सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स और वैसे भी जो इसको सपोर्ट करते हैं। अब ये कहती है रेजोल्यूशन, और ये यूएन चार्टर के चैप्टर 7 के अंडर है, जो अलाउ करता है स्टेट्स को ताकत का इस्तेमाल। तो ये चैप्टर 7 के अंडर है और ये कहती है कि जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उसको हटाने के लिए कोई भी नेसेसरी मींस कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इंक्लूडिंग यूज ऑफ फोर्स, उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए। और ये स्टेट्स को और जो उनकी कोऑपरेशन के जो ब्लॉक्स हैं और जो अरेंजमेंट्स हैं उनकी रीजनल, उनको ये इजाजत देने के लिए ऑथराइजेशन ये जो रेजोल्यूशन है ये मांग रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से। अब ये बहुत तशवीशनाक बात है क्योंकि ईरान जो है ये इस्तेमाल कर रहा है, ऑब्वियसली उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, उनका कंट्रोल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। तो अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसको अलाउ करती है तो लीगली स्पीकिंग एक तरह से हम फिर से देखेंगे कि टेबल्स उलट ईरान के ऊपर हो गई हैं, क्योंकि ईरान जो है वो विक्टिम है एग्रेशन का, लेकिन अभी तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से मजम्मत नहीं आई जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ अग्रेशन का जुर्म जो है वो किया है। एक रेजोल्यूशन जो आई है वो ईरान को ही कंडेम करती है और अब ये जो रेजोल्यूशन है ये ईरान के खिलाफ यूज ऑफ फोर्स जो है एक तरह से उसको परमिट करना चाह रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये पास नहीं होती और अगर ये पास टेबल होती है, अभी तो जीरो ड्राफ्ट है, इस पे नेगोशिएशंस चल रही हैं, मुमकिन है कि रशिया और चाइना जो है वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके इसको ब्लॉक करें। ये भी दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान किस तरफ वोट करता है अगर ये वोटिंग स्टेज तक रेजोल्यूशन जाती है या नहीं।
सही, और इसी में एड ऑन में ये भी पूछना चाहूँगा, आबना हुर्मुज़ में गुजरगाह के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक जो नई करारदाद की आप भी बात कर रही हैं, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है? और अगर मज़म्मत नहीं की जाती यूनाइटेड नेशंस की जानिब से अमेरिका और इसराइल के हमलों की, तो फिर यूनाइटेड नेशंस की अहमियत में कमी आएगी यकीनन। मतलब एक मजाक ही बन जाएगा। आप सोचिए, विक्टिम इस वक्त ईरान है, अमेरिका इजराइल ने अग्रेशन की, उन पे अटैक किया, और अब वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहे हैं उसके लिए आप अलाउ कर रहे हैं कि आप मजीद यूज ऑफ फोर्स करें, और वो लीगली सैंक्शनड होगी यूएन की तरफ से। तो मेरा तो ख्याल है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑलरेडी एक मौकरी बन चुका है, और इस रेजोल्यूशन अगर ये पास होती है, लीगल एक जवाज देती है ममालिक को कि वो ईरान पे हमला करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अनब्लॉक या ऑब्स्ट्रक्शन खत्म करने के लिए, तो मजीद जो है उसकी जो लेजिटिमेसी है उस पर सवाल उठेंगे। सही, आगे बढ़ते हैं। एजाज, आपके सामने सवाल यह है कि कई मुबस्सिरीन का कहना है कि खलीजी ममालिक खुसूसन यूएई और सऊदी अरब का 2030 विजन इस बुनियाद पर था कि महफूज बिजनेस फ्रेंडली जगह हैं, मगर ईरान के साथ जारी जंग ने इस महफूज तासुर को नुकसान पहुंचाया है। क्या खलीज के 2030 के अहदाफ अब मुमकिन हैं या इस जंग ने इनको बहुत पीछे धकेल दिया? देखिए बशर के इसमें तो कोई शक नहीं है कि जंग की वजह से जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं खलीजी ममालिक के, उनको एक नुकसान पहुंचा है। आम जो कारोबारी ज़िंदगी है बिलखसूस बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से उसको नुकसान हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम एक और डेवलपमेंट हुई है जिसको हम आम तौर पे नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो ये कि ईरान की तरफ से जो अटैक किए गए हैं, ईरान के मुताबिक उसने ये अटैक उन मुकामात पर किए हैं जहां पर अमरीकी फोर्सेस या अमरीकी जहाज़ खड़े हैं जो उसकी सिक्योरिटी को ख़तरा है। लेकिन अगर आप क्लोजली इस सारे मामले का जायज़ा लेते हैं तो आप देखते हैं कि सऊदी अरब ने या यूएई ने ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया, या खलीजी ममालिक ने ईरान के ख़िलाफ़ एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं किया, जो कि इन इटसेल्फ एक बड़ी चीज़ है, एक वाइज डिसीजन है। क्योंकि अगर ये डिसीजन ले लिया जाए कि ये ममालिक या सऊदी अरब अकेला या यूएई बाकी ममालिक के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ जंग लड़ें, तो फिर वो जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जो इन ममालिक के अंदर जारी हैं, जो इनका विजन 2030 है उससे मुताबिकत रखते हैं। और बिलखसूस आपको पता है मोहम्मद बिन सलेमान जो कि क्राउन प्रिंस है, वो तो सऊदी अरब को एक नए अंदाज से उसका तस्वर पेश कर रहे हैं, जिसमें जो टूरिज़म है खाली रिलीजियस टूरिज़म ही नहीं, अदरवाइज़ टूरिज़म को भी वो बड़ी अहमियत दे रहे हैं। बाकी फ्री मार्केट इकानमी के हवाले से इन्वेस्टमेंट्स को बड़ा खुश आमदीद कर रहे हैं, तो वो सब नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं कि नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत बड़े नुकसान से भी बचे हैं। तो को ये की जानी चाहिए कि ये जो विजडम इख्तियार की गई है कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं किया गया, मकसद ये कि ये जो क्राइसिस है वो ज़्यादा तूल ना पकड़े। तो को ये की जानी चाहिए कि ये जो मुज़ाकरात की उम्मीद निकली है, ये नतीजा इससे कुछ निकले और ये जो तनाज़ा है ये ज़्यादा तूल ना पकड़े, वरना खाली यही ममालिक नहीं, पाकिस्तान समेत दुनिया के जो दीगर ममालिक भी हैं, वो उनके अंदर भी जितने भी तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी दीगर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो मुतासर होंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलरली यूएई या सऊदी अरेबिया की बात की जाए, 2030 विजन की हम बात करें, तो इन कंट्रीज़ के बारे में ये भी मशहूर है कि वो बिल्ड बैक कर लेते हैं, या इस सिनेरियो में वापस सिचुएशन को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकेंगे, आपको लगता है जल्द अज जल्द या नहीं? देखिए, इन्हें स्टेट ऑफ वॉर, जब पूरा रीजन स्टेट ऑफ वॉर में होगा तो फिर इन ममालिक के लिए मुश्किलात हतमी तौर पे पैदा होंगी। लॉजिकल बात तो यही है कि ये पैदा होंगी, लेकिन बहरहाल ये अमीर ममालिक हैं, इनकी जो इकानमी है वो पाकिस्तान जैसे ममालिक से बेहतर है। ये ज़्यादा अरसा तक पाकिस्तान जैसे मुल्कों की बनिस्बत ज़्यादा अरसा तक इस तरह के क्राइसिस को बर्दाश्त कर सकते हैं, और जो इनकी आमदन है उसको मुतासर तो हो सकती है, लेकिन इनके पास जो कुदरती वसाइल हैं तेल समेत, वो उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट बात यही है कि जब तक अमन नहीं होता वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कामयाब नहीं हो सकती। किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए अमन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वॉर या ये जंग फैल गई तो मिज़ाइल जब गिरते हैं तो वो उन मुकामात के ऊपर भी बाज़ का जा गिरते हैं जो फ़ौजी तनसीबात नहीं होती। और हमने देखा
ये एक दफ़ा नहीं हुआ, कई दफ़ा हुआ।